हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ शर्मा पे। एक लंबे ब्रेक के बाद अब फिर से मेरे पास जो वैकेशन टाइम है मैं उसको यूटिलाइज़ करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में एक अलग अलग तरह की वीडियोस लाकर। स्पेशली मेरा जो प्रॉमिस आप लोगों को था वो था एनसीईआरटीज़ को कवर करने का, तो वो डेफिनेटली मेरे इस वैकेशन में वो काम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कंप्लीट करने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पाने के लिए इसके नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। और जो कमेंट्स हैं आपके, उन कमेंट सेक्शन को आप डेफिनेटली इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। अगर कोई वीडियो, कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करना ज़रूरी है, लेकिन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो बृहत्सरण मास मूवमेंट का है, क्योंकि ये कुछ एक स्पेशल स्टूडेंट रिक्वेस्ट पर है और इसलिए टॉपिक एक बीच में मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ। इसको डिस्कस करते हैं। मास मूवमेंट, लेट्स स्टार्ट। मास मूवमेंट है बेसिकली पर्वतीय श्रेणियों में, यानी जो हमारे हाई स्लोप या एक रैपिड स्लोप एरियाज होते हैं पर्वत श्रेणियों में, तो पर्वतों के सहारे कई बार आप देखते हैं डेब्रीज पाए जाते हैं। डेब्रीज का मतलब है अवसाद, जिसके अंदर पत्थर, कंकड़, बजरी, रेत, मिट्टी या बड़े बड़े ब्लॉक्स चट्टानों के, वो क्या करते हैं ढाल के सहारे जब लुढ़कते हुए ऊंचे क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में या तलहटी के क्षेत्रों में आकर गिरते हैं, उस प्रोसेस को मास मूवमेंट बोलते हैं। जर्नल सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, लेकिन इस मास मूवमेंट को पॉसिबल कौन बनाता है, यानी ये किस तरह से पॉसिबल होता है, उसके लिए कुछ एक कारक जिम्मेवार हैं। सबसे पहला कारक बच्चों है आपके पास एक तीव्र ढाल। एक ढाल का होना जरूरी है ताकि वो अपने आप गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से ऊपरी क्षेत्रों से तलहटी या मैदानी क्षेत्रों की तरफ आए। ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है गुरुत्वाकर्षण। फिर इसमें एक लुब्रिकेंट यानी कि एक स्नेहक के रूप में कार्य करने के लिए जल की उपस्थिति बहुत जरूरी है। ठीक है। और जल की उपस्थिति अमूमन जो है वो हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, वो मौसम के परिवर्तन के साथ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समझा होगा, कई बार वीडियोस भी देखी होंगी आप टीवीज पे, न्यूज चैनल पे, कि पर्वतीय क्षेत्र, किसी भी आप भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो जब वर्षा की ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में एक बड़े से बड़ा मास मूवमेंट हम वहां पर देखते हैं। लैंडस्लाइड देखते हैं, रॉक फॉल देखते हैं, डेब्रिस फॉल देखते हैं। तो इन सारी चीजों को हम मास मूवमेंट के एक कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। तो जर्नली एक बार फटाफट परिभाषा देख लेते हैं। स्थलमंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित परत पर, पहली बात, पर्वतीय क्षेत्रों के जो ऊपर की परत है वो असंगठित होती क्यों है, उसका एक ही एक रीजन है, वो है अपक्षय यानी कि वेदरिंग। तो वेदरिंग के चलते कई बार वो बड़े बड़े ब्लॉक्स छोटे छोटे चट्टानी टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं और फिर जब वर्षा ऋतु आती है तो हल्के से जल के स्नेहक के रूप की उपस्थिति में गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बहुत तीव्र गति से नीचे आकर तलहटी पर गिरते हैं। तो सबसे बड़ी बात, मास मूवमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। मास, पर्वतीय क्षेत्रों पर जो असंगठित पदार्थ हैं वो जब मास यानी कलेक्टिव रूप में नीचे की तरफ या ढाल के साथ नीचे की तरफ बहकर आते हैं, उस प्रोसेस को मास मूवमेंट बोलते हैं, बृहत संचरण बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास बृहत संचरण को प्रभावित करने वाले कुछ एक कारक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कारक है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु यदि किसी ढाल पर टिकी हुई है किसी भी अवस्था में, चाहे वो पर्वत के चट्टानी टुकड़ों के सहारे रुकी हुई हो, पर्वतीय या फिर वनस्पति के सहारे रुकी हुई हो, या किसी भी रूप में अगर वो पर्वत के ढाल पर रुकी हुई है, तो उस ढाल पर उस सहारे के हटते ही वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तीव्र गति से फिर नीचे की तरफ आती है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के सहारे वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है। ये आप अच्छे से समझते भी हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारक है वो है जल। देखिए बच्चों, आपने अमूमन देखा होगा कि ज्यादातर जो आप मास मूवमेंट है यानी कि जो बृहत संचरण है वो वर्षा की ऋतु में होते हैं। वर्षा की ऋतुओं में ज्यादातर एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप पर्वतीय क्षेत्रों से या पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से बचें। उसका रीजन ये है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहां पर कौन सा मलबा असंगठित रूप में है और कब वो एक जल के स्नेहक रूप में आने से तीव्र गति से नीचे की ओर लुढ़कता हुआ आ जाएगा, नहीं पता। तो वर्षा ऋतु के अंदर क्या है, जल एक लुब्रिकेंट का काम करता है, स्नेक जैसे ग्रीस। जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों पे ज्यादा वर्षा होती है, उन चट्टानों के आंतरिक हिस्सों में जब जल जाता है तो जो मिट्टी उन्हें रोक कर रखी हुई होती है वो जब अपरदित होती है तो वो बड़े बड़े चट्टान, छोटे छोटे टुकड़े, मलबा, वो सारा क्या करता है पर्वतीय ढाल के सहारे तलहटी की तरफ तीव्र गति से आकर गिरता है।
तो जल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारक है वो है हमारा ढाल, स्लोप। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हरियाणा में कोई लैंडस्लाइड हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में कभी भी लैंडस्लाइड इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे चलने के लिए, मूवमेंट के लिए ढाल नहीं मिलता। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, उसे ढाल मिल जाता है, वो वैसे ही लुढ़कने के लिए तैयार है। जब वर्षा का जल उसको हल्का सा सहारा देता है तो वो तीव्र गति से लुढ़कती हुई नीचे आ जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। तो 3 कारक, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, फिर जल और फिर आता है स्थल की ढाल। उसके बाद जो चौथा हमारा महत्वपूर्ण कारक है वो है जलवायु। जलवायु के कारक के साथ अगर आप इसको मौसम भी जोड़ लें तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जलवायु में ज़्यादातर मौसमी परिवर्तन जो है वो लैंडस्लाइड का कारण बनते हैं। जलवायु अगर किसी क्षेत्र की उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो वहां पर लैंडस्लाइड होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन जब मौसमी परिवर्तन देखते हैं, जब मौसम में परिवर्तन देखते हैं और वर्षा ऋतु आती है, तब वो लैंडस्लाइड का जो एक सेक्शन है वो बहुत तीव्र गति से जो है वो वर्क करता है। फिर आते हैं विवर्तनिक हलचलें। विवर्तनिक हलचलों के कारण कई बार क्या होता है कि जो सपोर्ट चट्टानों को, पदार्थों को, मलबे को पर्वतीय क्षेत्रों पर मिल रहा होता है, विवर्तनी की प्रक्रियाओं के चलते वो भूखंड के ढाल और तीव्र भी कई बार जो है वो देखे जाते हैं। और विवर्तनी की हलचलों के कारण जैसे भूखंडों के ढाल हैं वो अपर्दित हो जाते हैं, कई बार हट जाते हैं, यानी वो सहारा, वो जो एक बैरियर है, जब वो बैरियर हटता है तब वो ऊपर रखी हुई चट्टानें, मलबा तीव्र गति से आकर नीचे की ओर गिरता है। तो इन कारकों के अलावा मैं आपको अब बताने वाला हूं बेसिकली बृहद संचरण के जो रूप हैं। और अगर आपको ये पेपर में आता है क्वेश्चन और आपको ये अटेम्प्ट करना हो बच्चों, तो आप इसको एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। दिस इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। बृहद संचरण बेसिकली 2 टाइप का होता है। ब्रॉडवे आप 2 टाइप्स के संचरण में देखेंगे, तो पहला होता है मंद यानी कि स्लो मूवमेंट, और दूसरा होता है द्रुत यानी कि रैपिड। चलिए इसके एक बार डायरेक्ट फ्लो चार्ट पे चलते हैं, फिर एक एक करके इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बृहद संचलन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है आपका मंद ढाल, दूसरा है द्रुत यानी कि तीव्र ढाल। मंद ढाल में जो प्रकार हम देखते हैं बेसिकली वो है मृदा विसर्पण, शैल विसर्पण, ढाल मलबा या पात, फिर होता है मृदा सर्पण। और जो तीव्र गति, ये जो आपने देखे जो मंद ढाल होते हैं, इसकी जो कुछ एक विशेषताएं हैं, कीवर्ड्स हैं बच्चों, आप नोट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पर वो सभी कारक जिम्मेवार हैं जो पहले हमने डिस्कस किए। उन 5 कारकों के अलावा यहां पर जो स्लो मूवमेंट देखते हैं वो रहता है मंद प्रकार का, यानी इसमें कई बार व्यक्ति खुद पर्वतीय ढाल पर खड़ा हो तब भी ये संचरण जारी होता है, तब भी ये मूवमेंट जारी होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि इसकी गति ऐसी होती है कि कुछ सेंटीमीटर प्रतिदिन, कई बार तो कुछ एक मिलीमीटर प्रतिदिन, बढ़ते बढ़ते जो है वो गति, जब तीव्र गति आती है तो वो एक अलग फेज आ जाता है जिसे हम रैपिड में काउंट करते हैं। मैंने आपको बताया ये पता कैसे लगता है। सबसे पहले इसका जो एक प्रवाह की गति है वो कुछ एक मिलीमीटर से सेंटीमीटर प्रतिदिन या प्रति महीना या प्रति वर्ष तक हो सकती है। दूसरा, इसमें जब मूवमेंट होती है तो मूवमेंट से नुकसान कम होता है, यानी इससे अगर आप देखें कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम कहें स्लो रैपिड मूवमेंट है या मास मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, तो उससे हम कभी भी होने वाली हानि को नहीं देखते। परंतु इसका पता कैसे लगाते हैं ये भी आप नोट करें। पर्वतीय क्षेत्रों पे खंबे लगे होते हैं, बिजली पर कनेक्शन को पहुंचाने के लिए खंबे लगे होते हैं। तो जब वो खंबे लगाए जाते हैं उनका स्लोप चेक किया जाता है कि वो किस एंगल पर टिल्ट है। फिर जब थोड़े थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब उसको चेक किया जाता है, अगर उसमें कुछ स्लोप देखा जाता है या कुछ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा जाता है, तब पता लगता है कि ये जो मिट्टी है ये दरक रही है, यानी कि खिसक रही है। कई बार हमने देखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों पे जो पौधे लगे होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं, वो जब खड़े होते हैं तब स्ट्रेट खड़े होते हैं, लेकिन कुछ महीनों, कुछ साल के बाद देखते हैं तो उनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। और कई बार हम उन्हीं पौधों, उन्हीं वृक्षों की जड़ें देखते हैं, तो जड़ें बेसिकली जो है वो इस प्रकार से फैली होती हैं, लेकिन जब पेड़ स्ट्रेट फॉरवर्ड से झुकता है तो फिर क्या होती हैं, जड़ें वहीं रह जाती हैं और पेड़ जो है वो झुकता है। तो जो वृक्ष की जड़ें हैं वो भी एक अच्छा उदाहरण पेश करती हैं ये पता लगाने के लिए कि वृक्ष जो है यहाँ पर किस एंगल में था, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट है स्लोप का, उसकी वजह से और मास मूवमेंट के चलते अब ये मिट्टी जो है वो दरक रही है। कई बार चट्टानें जो होती हैं, उन चट्टानों के ऊपर कई बार एक पत्थर रखा होता है, जैसे कि आपने माइलस्टोन देखा हो। तो कई बार हम देखते हैं कि हमने एक्स प्लेस पे एक पत्थर देखा और एक्स प्लेस पे पत्थर जो था वो कुछ महीने पहले
3 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन अब उसका जो एक फ्लो है वो 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया। इस तरह की चीजें जो है वो नोट करते हैं। मैंने आपको जनरली एक चीज समझाई कि स्लो मूवमेंट जो है वो आपको अपनी अमूमन लाइफ में महसूस कम होता है, उसके लिए आपको एविडेंस कलेक्शन की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जो है वो है हमारा रैपिड मास मूवमेंट। ये रैपिड मास मूवमेंट ऐसा होता है जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में गए, आपकी आंखों के सामने कोई पत्थर गिर गया, एक बहुत बड़ा चट्टानी टुकड़ा खिसक गया, पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा दरक के तलहटी या घाटी में चला गया। कई बार हम देखते हैं जैसे अभी पीछे बादल फटने की घटनाएं आती हैं, तो हम देखते हैं कि शहरों में पूरा का पूरा मलबे में आते हैं आपके मिट्टी, रेत, कंकड़, बजरी, एक तीव्र गति से फ्लो लाइक अ रिवर, एक नदी के प्रकार से बहता हुआ शहरों में आ जाता है, गाड़ियों को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। चट्टानों के टुकड़े इस प्रकार से गिरते हैं जैसे बम गिर रहे हो। कई बार तो बहुत बड़ा पत्थर किसी घर के, किसी मकान पर, किसी फैक्ट्री पे, किसी और ऐसी एरिया पर गिरता है जो बिल्कुल नष्ट करता है। जब रैपिड मूवमेंट होता है तो उसका असर दिखता है विनाश। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं जो जनरली आप लोगों को समझा रहा था। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे बृहद संचरण के जो रूप है, मैं आपको सिर्फ फास्ट एंड सेक्शन में बताता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको समझने वाली जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मूवमेंट का प्रकार क्या है। असंगठित पदार्थों में केवल क्या होते हैं? पत्थर, रेत, कंकड़, बजरी और बोल्डर्स। बोल्डर को कहते हैं बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा, और या फिर पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया जो कट कर नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहले है मंद संचरण। स्लो मूवमेंट मैंने आपको बताया अदृश्य होते हैं, इनका मूवमेंट हमें महसूस नहीं होता। कुछ 1 सेंटीमीटर, कुछ 1 मिलीमीटर प्रतिदिन, प्रति महीना या प्रति वर्ष खिसकता है। मृदा विसर्पण। मृदा विसर्पण के लिए बेसिकली क्या है, अब यहां देखिए आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि खिसक क्या रहा है, मृदा खिसक रही है। मृदा विसर्पण, मृदा विसर्पण में क्या होता है, एक बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, उसके ऊपर जो मिट्टी है वो असंगठित रूप में है, वो मिलीमीटर सेंटीमीटर जो है वो नीचे खिसकती है। उसमें किसी तरह का कोई नुकसान महसूस नहीं होता, लेकिन उसके साक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें उन क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है। अच्छा, ये कारक वही है, वही गुरुत्वाकर्षण, वही स्लोप, वही विवर्तनिकी, वही मौसमी परिवर्तन और वही जल। ठीक है, तो इसके बारे में आप जर्नल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि इसमें बेसिकली क्या है, एक मंद मूवमेंट है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानी का ऊपर का आवरण जो है, जो मिट्टी है, आपने अगर मृदा परिच्छेदिका पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जो सबसे ऊपरी संस्तर होता है वो मिट्टी होती है, लेकिन उसके नीचे के जो संस्तर होते हैं वो चट्टान होते हैं, क्योंकि मृदा का निर्माण चट्टानों के आपसी टूट फूट और उसके असंगठित होने के कारण ही हुआ है। राइट, तो चलिए इसके बाद देखें कि इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र यानी कि जो मृदा विसर्पण का क्षेत्र है, बड़ा बड़ा क्षेत्र यानी मैट, वृक्षों के समेत स्थानांतरित होने लगता है, खिसकता है, लेकिन उस पर खड़े हुए आदमी को यह एहसास भी नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है आपका ढाल। मृदा विसर्पण, इसका पता कैसे लगता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर खड़े हुए खंबे, जैसे कि एक छोटे से चित्र में है, अब ये देखिए यहां पर शैलों का खिसकना। ये पहले चट्टान इस सेक्शन में थी, इस एक पॉइंट पे, फिर ये 2 पर पहुंच गई, फिर ये 3 पर पहुंच गई। तो इस प्रकार से चट्टानों का खिसकना ये बताता है कि ये मूवमेंट जारी है। चट्टानों का मुड़ना, क्योंकि जब चट्टानों के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी या पदार्थ उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो मुड़ती चली जाती है। जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रेट खड़ी हुई चट्टान पर दबाव पड़ता है तो वो बेंड होती हुई चली जाती है। जैसे ये कहीं पर बाढ़ खड़े हुए खंबे, स्मारक का झुकना, एंगल ऑफ टिल्ट सपोज पहले ऐसे रहा हो और फिर उसमें डिक्लाइन आ गया हो या फिर वो झुकना शुरू हो गया हो। लेकिन कई बार क्या होता है, एक रोक दीवार लगा दी जाती है। आपने कहीं पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा किया हो तो हमने देखा है कि वहां पर एक दीवार बना दी जाती है, लेकिन दीवार का काम होता है उसको एक समय तक रोकना, लेकिन दीवार के ऊपर दबाव कितना है उस चीज का काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है स्लोवेन सेक्शन में। और इस विसर्पण का बेसिकली कहां पर क्षेत्र देखा जाता है? शीत क्षेत्रों में, जहां पर बर्फ होती है, उसका ऊपर का क्षेत्र पिघलता है, नीचे की चट्टानें वहीं रहती हैं। हिमकारणों के कारण भार चट्टानी टुकड़ों का ढाल नीचे की तरफ धकेलता है। शैलों का एकांतरक्रम गर्म या ठंडा होना, ये उसके एक प्रमुख कारण है। मृदा का जल में भीगना या सूखना, वो बार बार जमना, बार बार सूखना। फिर है बिलकारी जीव क्या करते हैं, अपक्षय लीड करते हैं, उन अपक्षय को बढ़ाते हैं, फिर क्या करता है, ऊपर वाला हिस्सा खिसकता चला जाता है। दूसरा जो एक मंद संचरण का उदाहरण है वो है शैल। ये शैल हैं छोटे छोटे टुकड़े, शैल चूर्ण, मिट्टी, ये भी वही उसी प्रकार से गति करती है जैसे मृदा विसर्पण करती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? मौसम परिवर्तन। बच्चों, मौसमी परिवर्तनों के साथ एक और कारक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल में जब ऊपर की परत मिट्टी की खिसकती है तो नीचे की चट्टानें दर्शन देती हैं, और नीचे की चट्टानें भी क्या करती हैं, वो छोटे छोटे रूप में होती हैं।
और छोटे छोटे रूप में वो जो बोल्डर्स हैं, वो छोटे छोटे पत्थर्स हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की तरफ खिसकना प्रारंभ करते हैं। लेकिन इसमें भी मूवमेंट हमारा बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं होता। फिर आता है ढाल मलबा या पाद मलबा। ढाल मलबा बस बेसिकली क्या है, ये ढाल के सहारे यानी पर्वतीय ढाल के सहारे जब मलबा आप समझते हैं ना, जब हम कभी मकान को गिराते हैं तो उसके अंदर बड़ी ईंट, छोटी ईंट, सीमेंट के टुकड़े, रेत निकलता है। फिर कई बार उसके अंदर दूसरे पदार्थ जो हमारे मकानों में लगे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, खंबे, एक तरह से शीट्स वगैरह, वो सारा मिला जुला जो रूप है वो मलबा कहलाता है। ऐसा ही हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तो दो प्रकार का मलबा प्रभाव होता है। एक होता है ढाल मलबा, दूसरा होता है पाद मलबा। ढाल मलबा क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों के ढाल के सहारे, यानी कि एक नॉर्मल पर्वत क्षेत्र है, उसके ढाल के सहारे जब मलबा नीचे की तरफ खिसकता है तो ढाल मलबा कहलाता है। लेकिन कई बार क्लिफ बने होते हैं। क्लिफ यानी कि सपोज कुछ इस प्रकार की सिचुएशन, यहां पर एकदम तीव्र गति से ढाल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपर्दन करने वाली जो अपक्षय और अपर्दन करने वाले कारक हैं वो सोच समझकर स्थलाकृति का निर्माण नहीं करते, उनके कार्यविधि के आधार पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो कई बार आपने क्लिफ बने हुए देखे हो कि एकदम पहले स्लोप चला हुआ फिर सडनली डिक्लाइन आ जाता है, उस क्लिफ होता है। तो जब ये मलबा ढाल के सहारे खिसकता है धीरे धीरे, तब उसे हम ढाल मलबा कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब पाद मलबा है, वो क्लिफ यानी कि भृगु के सहारे जब फ्लो करता है, उसमें थोड़ा सा गति ढाल मलबे के मुकाबले तीव्र होती है। जैसे कि यहां पर एक क्लिफ है, क्लिफ के जस्ट बाद जो है वो हमारा मलबा जो है वो स्थलाकृति के नीचे की तरफ जो है खिसकता है। यहां पर जब एक क्लिफ से एक मलबा निकलता है, सपोज यहां से मलबा निकलता है, तो वो क्या करता है, एक शंकु के रूप में जमा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये शंकु है, यहां से मलबा आ रहा है, फिर ये शंकु के रूप में जमा, ठीक है। तो लेकिन जो चीज डिफरेंस है इनमें वो है ढाल मलबा पाद मलबा में कुल एक तो पर्वतीय ढाल के सहारे है, दूसरा क्लिफ के सहारे है। जब क्लिफ के सहारे मलबा नीचे आता है तो वो शंक्वाकार निक्षेपण करता है, ठीक है। लेकिन एक अंतर यह है, दूसरा अंतर है, पाद मलबे की गति ढाल मलबे के मुकाबले थोड़ी तीव्र होती है। इसमें बहुत ज्यादा आप डिफरेंस में मत जाइएगा, लेकिन आपको बेसिकली यही चीज समझानी है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ विद्वान ढाल मलबे और पाद मलबे को एक मानते हैं, परंतु कुछ एक में अलग फर्क मिलता है। ढाल मलबा स्क्री पदार्थ पर्वतीय ढाल के सहारे होता है, ठीक है, और जो पाद मलबा है वो भृगु यानी कि क्लिफ के सहारे निश्चित रूप से एकत्र चलचड़ को कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज है, जैसे टेलिस है यानी कि जो पाद मलबा है उसके साथ किसका निर्माण होता है, शंकु का निर्माण होता है। फिर आते हैं मृदा सर्पण। बच्चों, मृदा विसर्पण और सर्पण में अंतर है। मृदा विसर्पण एक बिल्कुल मंद है होने वाली गतिविधि है, लेकिन ये जो मृदा सर्पण है ये फ्लो होता है, ये महसूस होता है, लेकिन फिर भी इसकी गति रैपिड होने वाले मास मूवमेंट के मुकाबले कम होती है। मृदा विसर्पण और सर्पण में यही बेसिक अंतर है कि विसर्पण हमें महसूस नहीं होता, सर्पण हमें महसूस होता है। जैसे सोलिफ्लक्शन में सॉइल प्लस फ्लो यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात संतृप्त मिट्टी ढाल के सहारे नीचे की ओर प्रवाह जो हमें दिखाती है। और ये स्थायी हिम रूप, कई बार ये जो हमारे ग्लेशियर्स एरियाज हैं, पर्वतीय क्षेत्र पे हिम एरियाज हैं, वहां पर भी देखी जाती है, क्योंकि हिम का मिला जुला रूप होता है। हिम कभी भी प्योर हिम नहीं होती है, उसके अंदर वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है। तो क्या होता है, कई बार वो जल जो है वो ऊपर की बर्फी क्षेत्रों से निकलकर नीचे के क्षेत्रों में चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा नीचे नहीं जाता, लेकिन ऊपर की परत को क्या करता है, लुब्रिकेंट दे देता है, उसे फ्लो के लिए एक एनर्जी दे देता है, तो वो नीचे की तरफ फ्लो होती है, लेकिन महसूस होती है। बस बेसिक बात आप इसमें यही समझिए। फिर आते हैं हमारे दूसरी तरफ, वो है हमारे रैपिड मास मूवमेंट्स। रैपिड मास मूवमेंट को जनरली हम समझे तो वो यही है कि आपने देखा, पलक झपकी और ये आपके सामने घटित हो गया। और सबसे पहला इनमें जो डिवीजन है, वो डिफरेंस है, वो यही है, या जो प्रकार है वो ये है मृदा प्रवाह। इसमें आपको एक मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा दरकता हुआ नजर आता है, अपनी आंखों से खिसकता हुआ नजर आता है। ये होगा वहीं आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र यानी जहां पर वर्षा जो है वो ज्यादा हो, क्योंकि यहां पर उसको स्पीड तो भले ही ढाल दे देता है, खिंचाव गुरुत्वाकर्षण दे देता है, लेकिन उसे उसकी जगह से असंगठित करके प्रवाह के लिए शक्ति जल देता है। इसलिए ये आर्द्र जलवायु क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा घटित होती है। फिर होता है गुरुत्वाकर्षण, फिर होता है ढाल, वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं। अच्छा, ये जहां पर सीढ़ी नुमा एक प्रकृति पाई जाती है वहां पर कम होता है, क्योंकि तीव्र ढाल है, एक फिर स्लोप प्लेन एरिया आ जाता है, देन मूवमेंट। तो जब कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है,
तो फिर ये थोड़ा सा स्पीड इसकी कम हो जाती है। लेकिन अगर एक स्लोप है, एक डायरेक्ट स्लोप है विदाउट किसी हर्डल के, तो फिर ये गति बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ठीक है, तो मृदा प्रवाह में जो मिट्टी की ऊपर की परत है वो जल के साथ मिलकर एक तीव्र गति से जब नीचे की तरफ बढ़ती है, कगारों के सहारे, फिर ढाल के सहारे, फिर भृगुओं के सहारे, फिर वो तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरती है, जिसके कारण कई बार ये एक बैरियर बना देती है। सपोज यहां से वो तीव्र गति से आई, लेकिन यहां पर उसे एक समतल ढाल मिल गया, तो वो क्या करती है, यहां पर जमा हो जाती है। जमा होने के सहारे फिर क्या होता है, इसके पीछे जल जो है वो एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण झीलों का, छोटे छोटे जो ताल हैं जो हमारे उत्तराखंड में फेमस हैं, इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली। अब आते हैं हमारा अगला जो है वो लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते हैं, नाम भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लैंड यानी कि भूमि, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिरता है बरसाती या वर्षा की ऋतु में, वो लैंडस्लाइड कहलाता है। चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उसके अंदर मिट्टी होती है, मलबा होता है, वो जब असंगठित रूप से आकर तलहटी की तरफ गिरता है उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड के अंदर हम बेसिकली जो देखते हैं वो सबसे पहला होता है शैल स्खलन। ये लैंडस्लाइड के हिस्से हैं। ठीक है, रॉक स्लाइड सबसे पहला है। रॉक स्लाइड, रॉक यानी एक चट्टानी टुकड़ा जब गिरता है पर्वतीय क्षेत्रों में, उसे हम रॉक स्लाइड बोलते हैं। फिर आता है स्लंपिंग। स्लंपिंग का बेसिकली जो अंतर है वो रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब सीढ़ीनुमा खेत में जब चट्टान रुक रुक कर नीचे गिरती है, जैसे चट्टान का कई बार आपने पर्वतीय क्षेत्रों में ना ऐसा देखा हो जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, चट्टानी टुकड़ा खिसक कर जो है वो स्लोप प्लेन एरिया पर आकर रुक जाता है। फिर जब उसको थोड़ा थोड़ा प्रभाव दबाव पड़ता है, फिर वो नीचे वाली स्लोप पे आकर गिरता है। स्लंपिंग रोटेशन चलता है, आज गिरा, फिर बाद में गिरा, फिर बाद में गिरा, लेकिन उसकी गिरने की जो टेंडेंसी होती है बहुत स्पीड होती है। ढाल पर चट्टाने देखिए जैसे हैं, अवसर्पण की क्रिया जो है वो वक्राकार तल के घूर्णन गति के कारण होती है, फलस्वरूप घटित होती है। इसमें चट्टान का जो स्खलन ढाल के सहारे रुक रुक कर होता है, कम दूरी, जैसे कि जब मैंने बताया ना कि आप जनरली यहां से आए यहां रुक गए, देन फिर चला यहां से आए यहां रुक गए, तो वो रुक रुक कर होने वाला जो एक तीव्र गति से जो एक हमारा मूवमेंट होता है वो हमारा कहलाता है अवसर्पण। फिर उसी के साथ आता है हमारा मलबा स्खलन। मलबा स्खलन क्या है, अब हमारे तीव्र गति से उसी प्रकार का अगला है तीसरा, जो हमारा फोर्थ है, ये भी क्या है, हमारा मलबा स्खलन है। ये क्या, मलबा तीव्र गति से फ्लो करता है, क्योंकि जब तेज कहते हैं ना बादल फटती है, ये ज्यादातर उसी स्थिति में उत्पन्न होता है। जब बादल फटते हैं तो पर्वतीय ढाल असंगठित रूप से जो अवसादों से घिरे होते हैं वो तीव्र गति से मलबा बन जाता है, मलबे के रूप में फैलता है, फ्लो करता है। ठीक है, और ज्यादातर ये नुकसान बहुत करता है, क्योंकि ये एक एवलांच की तरह होता है। एवलांच का मतलब होता है एक हिम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब दरक कर नीचे आता है एक तूफान के रूप में, तो मलबा भी उसी प्रकार से जो है वो नुकसान पहुंचाता है। भूमि, कई बार आपने पूरा का पूरा पर्वत, पूरा हिस्सा कटा हुआ पर्वत का फैल के नीचे की तरफ गिरता हुआ देखा हो। पूरा भूमि, जैसे एक भूमि का बड़ा टुकड़ा, एक पूरे गांव जितना एरिया, जब वो दरक जाता है, उसके नीचे जो मिट्टी है, जो एक पकड़ है, वो असंगठित हो जाती है और नीचे आगे गिरती है, भूमिस्खलन कहलाती है। फिर पंख, पंख होता है मड, जैसे हम गारा कहते हैं। गारे के लिए एक चिकनी मिट्टी के साथ पानी बराबर मात्रा में होना चाहिए। यह भी घटना तब होती है जब अधिक वर्षा होती है, बादल फटते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि माइनिंग का प्रोसेस जारी हो, एक सुरंग बनाने का काम जारी हो, ज्वालामुखी फटने वाली प्रक्रियाएं हो, क्योंकि एक झटका उसको मिलना जरूरी है ताकि वो फ्लो करे नीचे की तरफ। और मड फ्लो, मैंने जैसे बताया, बादल फटने वाली प्रक्रिया जहां पर होती है ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर देखने को मिलता है। तो आपको जनरली बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप किस तरीके से इसे मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और लिखते हैं। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल, वो है शैलपात, रोक। जैसा कि मैंने बताया, चट्टानी टुकड़ा, बहुत बड़े चट्टान, छोटे से लेकर बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े लुढ़कते हुए जब नीचे आकर गिरते हैं, उसे हम रॉकफॉल कहते हैं। ये हम देखते हैं, यानी दो प्रकार के मास मूवमेंट है, एक है मंद, एक है आपका तीव्र। मंद आपको महसूस नहीं होता, तीव्र आपको दिखाई भी देता है, असर भी दिखता है, महसूस भी होता है। कुछ एक प्रकार हैं, कुछ एक जो उनके अंतर हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखिएगा, आपको लिखिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके अंदर या पर्टिकुलर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं इसको डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो आप लोगों के लिए रहेगी, आपका जो लेसन है उसको अच्छे से कवर करने में आपकी हेल्प करेगी, और आप इसे अच्छे से एक नोट्स प्रिपेयर करके अपने एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे। छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, इन्हें आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, वेरी वेल आसान है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इमरजेंसी के साथ या अर्जेंट है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँ।
टिल देन थैंक यू सो मच। एक बार फिर से अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि इससे आपको क्या चीज़ सीखने को मिलती है, ईजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं। टिल देन थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, हैव ए नाइस डे।